जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे एग्जाम एडुकेटर में। तो 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर ये क्यों स्टार्ट की है सर आपने? ये आप लोग सोच रहे होंगे कि 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास को क्यों स्टार्ट किया है। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स नासूर बन जाती हैं जीवन में, और वो मिस्टेक अगर आप एग्जाम में करके आते हो तो वो एक साल पूरा बर्बाद कर देती हैं और प्रतीक्षा करवाती हैं पूरे साल भर का। तो वो गलतियां ना हो, उसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। मैंने अक्सर विद्यार्थियों को देखा है और सुना है क्या कि सर मेरा जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया, 4 मार्क्स का रह गया। मेरा अगर इकोनॉमिक्स बढ़ गया होता तो 100% मेरा सिलेक्शन हो गया होता। ऐसी कई बातें मैंने सुनी। तो इसमें विद्यार्थियों की गलती नहीं है, मैं उसमें विद्यार्थियों की गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और उस सिलेबस को एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक विद्यार्थी के लिए। अब कवर कैसे किया जाए, उनको हमेशा ही कनेक्ट कैसे रखा जाए, क्योंकि अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स छूटता है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो हिस्ट्री छूटता है, और हमें अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही सब्जेक्ट अच्छे हैं। और साइंस के साथ में और इकोनॉमिक्स के साथ में तो हम ये सोचते हैं कि यार ये पोर्शन तो छोड़कर ही चले। अगर आप छोड़कर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन भी आपको छोड़कर चलेगा, 100% सिलेक्शन भी आपको छोड़कर चलेगा। फिर तो आप छोड़ नहीं सकते हो। इसीलिए आपकी दिलचस्पी बनी रहे, आप निरंतर इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक को तो, एक बिंदु को तो कम से कम आप पढ़ लें एक दिन में, जिससे आप बेहतर कर सकें। एग्जाम पीरियड में आपको कम रिवीजन की आवश्यकता हो। 10 से 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे की अगर आप क्लास देख लेते हो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता उतनी नहीं रहेगी एग्जाम पीरियड के समय में, और लोड भी नहीं होगा। करंट अफेयर्स का अगर आप इकोनॉमिक्स कर लेते हो तो फिर पर्याप्त है। तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये क्लास स्टार्ट की है। इस क्लास की एक और विशेषता मैंने बताई है आप लोगों को कि इसमें एमसीक्यू भी करा रहा हूँ। अगर आप एमसीक्यू कर लेते हो तो आप ये मान लो कि एक दो क्वेश्चंस तो वहां से आ ही जाएंगे। 100% एक दो क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको भी आपको करना है और बेहतर करना है, और सोच कर आपको अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है, जिससे आपका जो एग्जाम है वो निकल सके पीटी का। क्योंकि पीटी निकलना आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है विद्यार्थियों के लिए। मेंस निकलना अब उतना चुनौती नहीं रह गया है, पीटी निकलना चुनौती रह गया। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को देखा है कि जो 100% सिलेक्शन है, जो पा जाएंगे सिलेक्शन, उनके पीटी नहीं निकल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया है, और ये निरंतर चलेगी। 9:30 बजे इसका टाइमिंग है, रात्रि के समय। एक वीडियो आपको मिलेगी जो रिकॉर्डेड होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी। रिकॉर्डेड करने का मेन पर्पस यहाँ पर यह है कि लाइव क्लास में बहुत लंबा खिंच जाता है, बातचीत भी होने लगती है, और फिर अगर कमेंट ना पढ़िए लाइव क्लास में तो फिर खराब भी लगता है विद्यार्थियों को। और इसीलिए क्या है कि मैंने ये सोचा है कि आपको एक रिकॉर्डेड क्लास ही मिले, और ये रिकॉर्डेड क्लास प्रतिदिन आपका जो है 9:30 बजे आपको मिले। एक टाइमिंग है, और 365 दिन ये क्लास चलेगी। अब कहेंगे 365 दिन चलेगी तो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर तो है ही नहीं सर। नहीं, मैंने इस क्लास को इस तरह से संजोया है कि यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को तब तक करा दिया जाए, यूपी पीसीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिहार पीसीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके बेस्ड होकर क्लास बना रहा हूं, जिससे पहले महत्वपूर्ण 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 चीजें आपकी कवर हो जाए। और अगर आप आधे घंटे अपने समय का पार्क में कहीं भी रहते हुए अगर दे देते हो सुनकर, तो आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, क्या है? एंजल कर्व, एंजल वक्र। अब एंजल वक्र होता क्या है, सबसे पहले तो दिमाग में ये चलने लगा होगा। लेकिन एंजल वक्र वास्तव में क्या है, समझने से पहले हम इस पर बेस्ड होकर क्वेश्चंस बनाते हैं।
क्वेश्चन बनाने का मेन पर्पज ये होता है कि आपको ये बताना कि भैया आपकी तैयारी किस लेवल की है, पहले इसको देख लो। आप पहले इसको देख लो और उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो पहले आप भेजो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और फिर उस कॉन्सेप्ट को समझो, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आप क्वेश्चंस के अन्य पहलुओं को जानो। ठीक, तो हमारा ये एक तरह से जो एंजल वक्र है उस पर बेस्ड होकर सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एंजल वक्र विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किस नीतिगत निर्णय को सूचित करने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है? ऑप्शन है ए, ब्याज दरों के निर्धारण के लिए, बी है राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारण करने के लिए, सी है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पात्रता मानदंड का निर्धारण करने के लिए, और डी है विनिमय दर का प्रबंधन करने के लिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर हमने आप लोगों के दिए हैं, और इस 4 ऑप्शन के बेस्ड होकर आपको अच्छा आंसर लगाना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइएगा और हमें बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, उसके बेस्ड होकर हम चीजें कर सकें। ठीक है, तो हमारा यहां पर सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये दिया किसके द्वारा है और क्या कहता है ये नियम एंजल। तो 1857 में एक यहां पर रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में एक सिद्धांत दिया था और उस रिपोर्ट का नाम था कंजम्पशन ऑफ द नेशन, अर्थात कंजम्पशन ऑफ द नेशंस में 1857 में अर्नेस्ट एंजल के द्वारा एक नियम प्रस्तुत किया गया, और उस नियम में उन्होंने जर्मनी के जो विभिन्न एक तरह से वर्गों के उपभोक्ता थे, जर्मनी के विभिन्न वर्गों के उपभोक्ता की आय के और उपभोग पैटर्न के व्यवहार को वास्तव में रिप्रेजेंट किया, और उसके बेस्ड होकर निष्कर्ष निकाले। उसके बेस्ड होकर क्या किए, निष्कर्ष निकाले उनके द्वारा, और उन्होंने बताया कि खपत संरचना जो है आय के अनुसार बदलती है। अब जस्ट लाइक ऐसे बिल्कुल साधारण शब्दों में समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब अर्नेस्ट एंजल के द्वारा यहां पर क्या किया जा रहा है कि एक सिद्धांत दिया जा रहा है जिसमें कह रहे हैं क्या, उपभोक्ता की आय के साथ में उसके कंजम्पशन व्यवहार में बदलाव होता है। अर्थात मेरी इनकम अगर 100 रुपए है तो मेरा कंजम्पशन व्यवहार कुछ और होगा। अगर मेरी इनकम 200 रुपए हो जाती है तो मेरा कंजम्पशन व्यवहार बदल जाएगा। मेरी इनकम 300 रुपए हो जाती है तो मेरा कंजम्पशन व्यवहार बदल जाएगा। मतलब कंजम्पशन व्यवहार में बदलाव होता है किसके बेस पर, वो कह रहे हैं इनकम के आधार पर। अगर हम बताएं इस तरह से तो खपत संरचना में आय के अनुसार बदलाव हो रहा है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब खपत संरचना किस पर, अर्थात खपत संरचना मांग विश्लेषण पर बेस्ड होगी कि कैसी मांग आ रही है खपत की, और आय का मतलब हो गया क्या कि कंजम्पशन का जो व्यवहार है व्यक्ति का आय के अनुसार बदल रहा है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक तरह से एंजल का जो नियम है वो उपभोक्ता के व्यवहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उपभोक्ता के व्यवहार के साथ मांग विश्लेषण का मूलभूत नियम प्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंजल का नियम। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा एक बार और सर थोड़ा सा समझा दो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने क्या कहा, मेरी इनकम के अनुसार मेरा उपभोग का व्यवहार जब बदले तो उसी विश्लेषण को एंजल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कि व्यक्ति की मांग में बदलाव होता है, अर्थात व्यक्ति के उपभोग में बदलाव होता है, व्यक्ति के कंजम्पशन में बदलाव होता है अगर उसकी इनकम में बदलाव होता है। मेरी इनकम अगर 100 रुपए है तो उपभोग अलग होगा, 200 रुपए हो गई तो मेरा बदलाव होगा कंजम्पशन में, 300 रुपए हो गई तो और बदलाव होगा कंजम्पशन में। उसी बात को रिप्रेजेंट करता है एंजल का नियम। अब एंजल के नियम का अगर हम सैद्धांतिक व्यवहार देखें
अगर हम एंजल के नियम को क्या देखें, सैद्धांतिक व्यवहार से अगर इसको समझने का प्रयास करें तो मूलभूत उपभोग व्यवहार को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और व्यक्तिगत खर्च पैटर्न का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये, कि भैया उपभोग व्यवहार को पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको रिप्रेजेंट करने के साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, व्यक्तिगत खर्च पैटर्न को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्यवस्थिकीय व्यवहार को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्यवस्थिकीय व्यवहार में एक तरह से क्या कर रहा है कि व्यवहार को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के साथ उसके संबंध को बता रहा है। कैसे आर्थिक विकास के संबंध को दर्शा रहा है कि अगर आर्थिक विकास होगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कैसे आर्थिक व्यवहार को बता रहा है ये, तो अगर किसी देश में अगर आर्थिक विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन का व्यवहार बढ़ेगा। तो ये भी बता रहा है कि बस अर्थव्यवस्था में सरकार की व्यवस्थापिका संरचना कैसी है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। व्यवस्थापकीय व्यवहार को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये विकास के साथ संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उपभोग के बीच में और आय के बीच में सुसंगत संबंध को जब विश्लेषण करने का ये सैद्धांतिक आधार पर काम करता है तो अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं को उजागर करते हुए दिखाई देता है। ये वास्तव में क्या है, मूल्य का आय का तुलनात्मक विश्लेषण रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हो आय के अनुपात में परिवर्तन से उपभोक्ताओं के खर्च करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। मैंने क्या कहा, आय में अगर परिवर्तन आता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, खर्च करने में परिवर्तन आएगा, खर्च करने में परिवर्तन आएगा। इसको बताता है ये, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। और ये वास्तव में क्या है कि इस सिद्धांत को मांग और आपूर्ति के साथ में संबंध किया जा सकता है। डिमांड और सप्लाई के, डिमांड और एक तरह से सप्लाई के संदर्भ में खर्च का कितना प्रतिशत घटता है या बढ़ता है, या समग्र खर्च बढ़ती हुई आय के साथ बढ़ता है, इस बात को रिप्रेजेंट कर सकता है ये सिद्धांत। तो अब बड़े आसान शब्दों में, कम शब्दों में इसको समझ लो। कैसे कि एंजल का नियम कहता है कि अगर किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उस पर उपभोग का जो खर्च है वो अलग अलग पैटर्न में विभिन्नताओं के साथ में प्रदर्शित होता है। जैसे वो खाने के खर्च में अलग, उसमें विविधता दिखाई देगी, जबकि गैर आवश्यक वस्तुओं में अलग विविधता दिखाई देगी। वो समय के अनुसार, जैसी मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं खाने पर खर्च कम करूंगा, खाने पर खर्च कम करूंगा, लेकिन गैर एक तरह से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर ज्यादा करूंगा। फिर मैं विलासिता की वस्तुओं की तरफ जाते हुए दिखाई देने लगूंगा। इसी बात को रिप्रेजेंट करता है एंजल का नियम, अर्थात आय के साथ उपभोक्ता के खर्च के व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है। आय के साथ उपभोक्ता के खर्च के व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है क्या, एंजल का नियम। अब ये कैसा व्यवहार रिप्रेजेंट होता है, तो कुछ ग्राफीय माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे अगर यहां पर अगर देखा जाए, एंजल वक्र की बात करें, ये एंजल कर्व है। एंजल कर्व अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, एंजल कर्व ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, तो आप इसको समझिएगा, इसको समझिएगा ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में या आरामदायक वस्तुएं, आवश्यक आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में, जैसे भोजन है आवश्यक वस्तु, भोजन है आवश्यक वस्तु, तो भोजन है आवश्यक वस्तु, तो उस समय क्या होता है कि ये वक्र वास्तव में अगर देखा जाए तो ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है आय के साथ में। कैसे, ये कहते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, तो ये इनकम है, आय स्तर है, ये आय स्तर है, इनकम बढ़ी, Y1 से Y2 हुई, Y2 से Y3 हुई, समझिएगा, Y1 से Y2 हुई, Y2 से Y3 हुई। लेकिन ये क्वांटिटी है, आवश्यक वस्तुओं की मात्रा है, ये आवश्यक वस्तुओं की मात्रा है, जैसे खाद्यान्न वस्तुएं।
तो अब देखो यहां पर, अगर पहले Y1 से Y2 की तरफ आया तो प्रारंभिक रूप से क्या हुआ कि खाद्यान्न पर खर्चा बढ़ा लोगों का, खाद्यान्न पर खर्चा बढ़ा। तो खाद्यान्न पर खर्चा बढ़ा तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक। लेकिन अगर Y2 से अगर Y3 की तरफ गए लोग तो खाद्यान्न पर खर्चा कम हो गया। आप देखिएगा गैप इसका कम है, गैप थोड़ा सा कम है, इसका खर्च एक तरह से गैप ज्यादा है, इसका गैप ज्यादा है और इसका गैप कम है। ये गैप कम है और ये गैप ज्यादा है, ये गैप ज्यादा है और ये गैप कम है। देखिए आप, ये बता रहा है क्या कि गरीब लोगों की अगर इनकम में बढ़ोतरी है तो वो खाद्यान्न पर प्रारंभिक रूप से ज्यादा एक तरह से खर्च करते हैं अमीरों की तुलना में। जबकि अब गरीब से अमीर हो गया ये, तो प्रारंभिक रूप में क्या होता है कि गरीब लोग ज्यादा खर्च करते हैं खाद्यान्न में, ठीक। जैसे मान लेते हैं किसी के पास में केवल और केवल रोटी ही खाने को है, तो वो क्या करने लगेगा, दूध खाने लगेगा, वो क्या करने लगे, मछली खाने लगेगा अगर उसकी इनकम बढ़ती है। लेकिन एक समय के बाद में वो क्या होगा कि अगर उसके बाद उसकी इनकम बढ़ती है, मतलब अमीर वर्ग में पहुंच गया वो, अमीर वर्ग से और अगर इनकम बढ़ेगी तो उसका खाद्यान्न खर्चा कम होगा। आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में ये बात निकल कर आती। तो इसी के संदर्भ में एंजल ने अपना क्या किया, सुझाव दिया। एंजल ने एक तरह से सुझाव दिया और वो कहते हैं क्या कि गरीब व्यक्ति अपनी अगर इनकम बढ़ती है तो प्रारंभिक स्टेज में उसकी डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन अमीर व्यक्तियों की अगर इनकम बढ़ती है तो वो कम डिमांड करते हैं। समझिएगा, गरीब व्यक्तियों की अगर इनकम बढ़ी तो वो थोड़ा सा खाद्यान्न पर ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन अगर अमीर व्यक्तियों की इनकम बढ़ी तो वो कम खाद्यान्न पर खर्चा करेंगे, अर्थात तुलनात्मक रूप से अनुपात उसका कम होगा गरीबों की तुलना में। गरीब ज्यादा खर्च करेंगे, अमीर कम करेगा। तो उसी बात को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये लिख रहे हैं, गरीब व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इस आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति अपनी आय का एक छोटा हिस्सा खर्च करते हैं, भले ही वे इसकी अधिक मात्रा में उपभोग कर रहे हो, ठीक है। वक्र थोड़ा चपटा होता जाता है जो दर्शाता है कि आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि की दर कम हो जाएगी। तो एक बात याद रखना, एंजल वक्र हमने कहा क्या कहा, आय के साथ में खर्च के व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है। तो आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में इस बात को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छी तरीके से इसको दिमाग में रखकर चलना है दोस्त कि आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में एंजल वक्र क्या कहता है। वो कहता है क्या कि अमीर लोग कम खर्चा करते हैं खाद्यान्न वस्तुओं पर, भले ही वो ज्यादा उपभोग कर रहे हो पहले, और गरीब लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर देखा जाए तो थोड़ा ही सा बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते। एक पहला व्यवहार तो उसका रिप्रेजेंट होता है इस तरह से, आय के परिवर्तन के साथ में उसका पहला व्यवहार ऐसे होता है। दूसरा, विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम बात करें, विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में अगर बात करें ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इस वक्र में आप देख सकते हैं कि निश्चित आय स्तर तक विलासिता वस्तु की मांग बहुत कम या शून्य है। मतलब एक तरह से Y1 से Y2 के बीच में बहुत कम है विलासिता वस्तुओं की मांग, बहुत कम है यहां पर, और बहुत कम है एक निश्चित सीमा। Y1 से ऊपर बढ़ती है तो इसकी वस्तु की मांग में तेजी से बढ़ती है, और फिर विलासिता की वस्तुओं की मांग में आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, और वृद्धि वस्तु की मांग पर आनुपातिक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है, ये कहते हैं क्या। लेकिन जब एक सीमा से अगर अधिक हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इनकम जनरेट कर देते हैं, व्यक्ति की इनकम ज्यादा जनरेट हो जाती है, तो वो विलासिता वस्तुओं की तरफ बढ़ जाता है। देख रहे हो आप यहाँ पर क्या है, विलासिता वस्तुओं की तरफ बढ़ गया। पहले तो क्या है कि विलासिता वस्तुओं की मांग बिल्कुल कम है, अगर उसकी इनकम कम है तो विलासिता वस्तुओं की मांग कम होगी, ठीक है, विलासिता वस्तुओं की मांग कम होती है। अब आपको याद रखना है कि झुका हुआ होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, झुका हुआ होता है एक्स एक्सिस की तरफ में, जो आपका एंजल वक्र है, एंजल वक्र झुका हुआ होता है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, और आवश्यक वस्तुओं की तरफ वाई एक्सिस की तरफ एक तरह से झुका हुआ दिखाई दे रहा था यहाँ, ठीक है। तो विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है अगर इनकम यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ती है व्यक्ति की। निश्चित आय तक तो वो
संतुलित रहता है और जीरो विलासिता की वस्तुएं डिमांड करता है, जैसे एसी वेसी बहुत कम, कार वार की डिमांड नहीं करता, लेकिन एक इनकम के बाद में अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है यहाँ। ठीक है। तीसरा हीन वस्तुएं। हीन वस्तुएं का मतलब है घटिया किस्म की वस्तुएं, घटिया किस्म की वस्तुएं। तो घटिया किस्म की वस्तुओं के रूप में अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो जैसे जैसे एक तरह से इनकम बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं की मांग भी धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है। घटिया वस्तुओं की, हीन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और वक्र नीचे की तरफ झुका हुआ यहां पर दिखाई देता है। याद रखेंगे, जैसे जैसे आय बढ़ती है हीन वस्तुओं की मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। आप देख रहे हैं Y1 से Y2 Y3, ठीक है, एक तरह से आप देख रहे होंगे धीरे धीरे क्या हो रही है कि कम होते हुए दिखाई दे रही है, क्वांटिटी कम हो रही है। कम हो रही का मतलब है इधर जा रहा है ग्राफ, आप देख रहे होंगे इधर जा रहा है ग्राफ यहाँ पर, और ग्राफ इधर जा रहा है, तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्वांटिटी कम हो रही होगी। क्वांटिटी कम हो रही होगी, 100 यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कम होते हुए दिखाई दे रही है। तो हीन वस्तुओं के संदर्भ में, अर्थात जो घटिया किस्म की वस्तुएं हैं, उनके संदर्भ में आय के साथ में इस तरह से एंजल वक्र कहता है व्यवहार करती है अर्थव्यवस्था में। और चौथा यहां पर क्या है, तटस्थ वस्तुएं। तटस्थ वस्तुएं क्या होती हैं, जो आय के बढ़ने और घटने पर एक तरह से कोई व्यवहार ना करे। आय के बढ़ने और घटने पर कोई व्यवहार ना करे, उस तरह की वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ठीक है, तटस्थ वस्तुएं। आय के बढ़ने या घटने पर कोई व्यवहार ना करे, आय के बढ़ने या घटने पर कोई व्यवहार ना करे, ना करे। ठीक है। वे वस्तुएं क्या है, एक तरह से तटस्थ वस्तुएं। मतलब आय अगर बढ़ भी जाए तो भी उनकी डिमांड उतनी, आय कम भी हो जाए तो भी उतनी डिमांड। ऐसी कौन सी वस्तुएं हो सकती, ऐसी हो सकती दवाइयां, जैसे मधुमेह वाले को इंसुलिन की आवश्यकता है, तो आय अगर इनकम भी हो जाए तो भी वो उतनी मात्रा में लेगा, और कम भी हो जाए तो भी उतनी मात्रा में। ऐसा तो नहीं है 2 इंजेक्शन अलग लगा देगा इंसुलिन के कि मेरी इनकम बढ़ गई अब तो मैं 2 इंजेक्शन लेना शुरू कर दूंगा, मेरी इनकम कम हो गई मैं अब आधा ही लूंगा, ऐसा नहीं है। वो वस्तुएं कहलाती है तटस्थ वस्तुएं, जो स्थिर रहें। वो वस्तुएं क्या है, स्थिर रहें, वो वस्तुएं कहलाती हैं तटस्थ वस्तुएं के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं। तो आप इस बात को दिमाग में रखकर चलना है तटस्थ वस्तुओं के साथ में। आप देख रहे होंगे क्या कि जैसे जैसे इनकम भी बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी डिमांड उतनी ही है, उतनी ही। वो वस्तुएं क्या है कि कोई व्यवहार नहीं करती हैं, वो तटस्थ वस्तुएं रहती हैं वास्तव में। ठीक है। एक वस्तु की निश्चित मात्रा ही उपभोग करेगा, उससे न कम करेगा न ज्यादा करेगा, वो वस्तुओं के संदर्भ में व्यवहार है। तो हमने घटिया वस्तुओं का व्यवहार देख लिया, हमने तटस्थ वस्तुओं का, हमने आवश्यक वस्तुओं का व्यवहार देख लिया हमने, और विलासिता वस्तुओं का व्यवहार देख लिया। 4 व्यवहार के माध्यम से हमने एंजल वक्र को समझने का प्रयास किया। अब एंजल वक्र को समझने का प्रयास किया तो अब जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में इसके कई तरह के व्यवहार दिखाई देते हैं, कई तरह की चीजें दिखाई देती हैं अर्थव्यवस्था में। ये तो एक साधारण व्यवहार हो जाता है अर्थव्यवस्था में एंजल वक्र का। अर्थात आर्थिक विकास के साथ में एंजल वक्र का व्यवहार अलग अलग तरीके से दिखना शुरू हो जाता है आर्थिक व्यवहार के साथ में। जैसे अगर मैं कहूं कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास हो रहा है और आय के पैटर्न में अगर बदलाव हो रहा है, आर्थिक विकास का मतलब है इनकम बढ़ रही है लोगों की, तो इनकम बढ़ने के साथ में उसके उपभोग खर्च के पैटर्न में भी बदलाव हो जाएगा। जैसे अगर विकास की प्रारंभिक अवस्था है, कृषि की अवस्था है, समझिएगा, अगर विकास की प्रारंभिक अवस्था है, कृषि की अवस्था है, अर्थात खेती की अवस्था है, तो लोगों की आय कम होगी तो उनका उपभोग खर्च ज्यादा होगा खाद्यान्न पर, उनका उपभोग खर्च क्या होगा, ज्यादा होगा खाद्यान्न पर। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण संरचना निकल कर आएगी अर्थव्यवस्था में, जैसे जैसे औद्योगिकरण संरचना आएगी, कृषि के संदर्भ में तो क्या होगा,
खर्च अनुपात एक तरह से उच्च रहेगा किस पर? भोजन पर। लेकिन जैसे ही औद्योगिक संरचना आएगी अर्थव्यवस्था में, अर्थात विकसित क्षेत्र जैसे डेवलप होगा, आवश्यकताओं में विविधता आएगी, आवश्यकताओं में विविधता आएगी ही आएगी। अब यह हो सकता है कि आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जा रहा हो, ठीक, लेकिन आय में कम खर्च इस रूप में नहीं। जैसे अब एक एक्सेप्शन भी हो सकता है। कैसे एक्सेप्शन हो सकता है कि मान लेते हैं कि वो खाद्यान्न में जैविक की तरफ चला जाए, तो जैविक वस्तुएं तो महंगी हैं, तो हो सकता है इनकम वहां ज्यादा खर्च होते हुए दिखाई दे, तो आप कहो कि सर वो तो इनकम ज्यादा खर्च कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि कम हो। कैसे? एग्जाम्पल से समझिएगा। हमारा कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है, पहले उसको समझिएगा। जस्ट लाइक ऐसे एक राम नाम का व्यक्ति है, ठीक, कौन है? राम नाम का व्यक्ति है। राम क्या कर रहा था कि उसकी इनकम थी 1,000 रुपए। कितनी थी? 1,000 रुपए राम की इनकम थी। और राम क्या कर रहा था कि 1,000 रुपए में से वो 500 रुपए उपभोग पर खर्च कर रहा था, ठीक। अब उसकी इनकम हो जाती है 1,500 रुपया। अब वो एक तरह से क्या करता है कि 600 रुपए खर्च करता है। कितना? 600 रुपए खर्च करता है। तो अब आप कहोगे सर उसका उपभोग खर्च तो बढ़ गया। बढ़ गया, लेकिन उस कारण से बढ़ा, किस कारण से? कि आप इसका अनुपात देखो, उसका अनुपात देखो। पहले वो क्या कर रहा था? 50% खर्च कर रहा था। अब क्या 50% खर्च कर रहा है? अब 50% नहीं खर्च कर रहा है, अब करीब करीब 40% ही केवल इनकम पर खर्च कर रहा है। तो उसका खर्च तो कम हो गया ना। अनुपातिक रूप से अगर इसको समझोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप ये मत समझना कि ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है, अनुपातिक रूप से इसको समझो कि वो कम खर्च कर रहा है। कम खर्च कर रहा है मतलब 40% ही अब केवल और केवल खर्च कर रहा है। पहले 50% खर्च कर रहा था उपभोग पर। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 700 रुपए खर्च करे 45%। तो अब आप कहोगे सर बढ़ तो गई, 700 रुपए खर्च कर रहा। ऐसा हो सकता है कि वो जैव विविधता की तरफ या फिर पोषकीय तत्वों की तरफ चला जाए, जैविक एक तरह से पदार्थों की तरफ चला जाए, तो उसकी लागत ज्यादा होने के कारण से वो खर्च बढ़ गया उसका। उसकी डिमांड वास्तव में कम हुई है, इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। उसकी डिमांड कम हुई है, इस बात को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आपको याद रखना, आर्थिक विकास के साथ में एंजल का नियम कैसे व्यवहार करता है। कृषि की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो खर्च ज्यादा होता है। औद्योगिकरण के संदर्भ में अगर देखा जाए तो औद्योगिक खर्च क्या होगा? कम होता जाएगा। अब अगर हाइपोथेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल संदर्भ में अगर देखा जाए यहां पर, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो किसी देश में अगर औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव होता है, किसी क्षेत्र में अगर औद्योगिक क्षेत्र में अगर बदलाव होते हुए दिखाई देता है, औद्योगिक संरचना में अगर चेंजेस होते हुए दिखाई देता है, ठीक है, तो विकसित क्षेत्रों में क्या है कि लोग सेवा और निर्माण पर ज्यादा खर्च करते, अगर देखा जाए, ठीक है, वो खाद्यान्न की जगह किस पर? सेवा और निर्माण पर ज्यादा खर्च करते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहां पर कि जब सेवा और निर्माण पर एक तरह से खर्च करते हैं, तो खर्च पैटर्न के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं उस देश के अंदर कि भैया ये देश विकसित है या अल्प विकसित है। क्यों? क्योंकि उसके खर्च पैटर्न के आधार पर, अगर जिस देश में मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है और सर्विस सेक्टर अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है उसकी डिमांड बढ़ रही है, तभी बढ़ रहा है। तो पता चल जाएगा कि वहां के खर्च पैटर्न एक तरह से कैसे आ रहे हैं और वो देश विकसित है या विकासशील देश है। इसका अनुमान लगाने में एक बड़ा हेल्प हो सकती है। अगर अभी भी किसी का एक तरह से खाद्यान्न पर निर्भरता ज्यादा है, तो वो विकसित देश की कंडीशन में नहीं पहुंचा है, क्योंकि लोगों का उपभोग खर्च वहीं पर है, लोगों का उपभोग खर्च वहीं पर है। तो देश में विकास के साथ में हम डेटा विश्लेषण करने में भी हेल्प कर देता है ये एंजल का नियम, कि उस देश का वास्तव में क्या है कि किस तरह से डेटा चल रहा है, किस प्रकार से चीजें चल रही हैं, उसका भी विश्लेषण करने में हेल्प कर देता है। बाजार और उपभोक्ता व्यवहार को तो समझा ही देता है, क्योंकि व्यक्तिगत मांग पैटर्न पर सटीक रूप से यह दर्शाता है। और जब सब्स्टिट्यूशंस और आवश्यकता के आधार पर अपनी खर्च को प्राथमिकता के आधार पर बदलते हैं लोग, इस बात को बताता है। मांग की लोच के संदर्भ से एक तरह से जुड़ा हुआ है। खाद्य पदार्थों की आय लोच कम होती है, ठीक है,
और लग्जरी सामान की आय लोच एक तरह से एक से अधिक होती है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। आय की लोच एक तरह से क्या है, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आएगा उस बात को रिप्रेजेंट होता है। तो अगर हम लग्जरी वस्तुओं की सामान की अगर बात करें तो आय की लोच एक से अधिक होती है, अर्थात आय की वृद्धि के साथ मांग, भोजन की मांग सामान्य वस्तुओं की तुलना में धीमी होती है। इस बात को आपको रिप्रेजेंट करना है, मांग की लोच के रूप में इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, मांग की लोच पर एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये और बेहतर रूप से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, नौकरशाही और सरकारी नीतियों के रूप में अगर हम देखें तो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में अगर हम देखें तो किसी देश की औद्योगिकरण अगर होता है तो उसकी सामाजिक संरचना बदलती है, और बदलती हुई सामाजिक संरचना एंजेल के नियम को प्रभावित करते हुए दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि विकसित देशों में एक तरह से क्या होता है, विकसित देशों में अगर हम देखें पूरे के पूरे इस सिस्टम में, विकसित देशों में अगर हम पूरे के पूरे एक तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए देखें तो जो विकसित देश होगा वो औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित होगा, वो सेवा क्षेत्र पर आधारित होगा। लेकिन अगर गरीब देश है और वहां पर लोग खाद्यान्न पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो खाद्यान्न पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि उस कंडीशंस में उसका मूल्यांकन करने में हेल्प करेगा एंजल का नियम, कि भैया एंजल का नियम कहेगा कि अब आप ये खाद्यान्न पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इनका पूरा का पूरा व्यय खाद्यान्न पर जा रहा है, इनके खाद्यान्न को कम करो। अगर इनके खाद्यान्न को कम कर दोगे तो लोग अन्य वस्तुओं की डिमांड करना शुरू कर देंगे, लोग अन्य वस्तुओं की डिमांड करना शुरू कर देंगे, बड़े आराम से अन्य वस्तुओं को मांगना शुरू कर देंगे। अगर खाद्यान्न की मान लेते हैं, क्या कोई व्यक्ति है जो कि एक तरह से क्या है कि 500 रुपए ठीक का खर्च करता है और 100 रुपए ही बाजार में डिमांड करता है उपभोक्ता, जो आप कह सकते हो क्या इंडस्ट्रियल वस्तुओं की केवल और केवल 100 रुपए की ही डिमांड करता है, ठीक, और 500 रुपए खाद्यान्न में। तो इसके खाद्यान्न वाली वस्तुओं की डिमांड को कम कैसे किया जाए, तो इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अगर हम खाद्यान्न उपलब्ध करा दें तो वो इन वस्तुओं की डिमांड कर देगा। अगर ये फ्री मिल गया तो इसका 500 रुपए बच गया, अब ये 600 रुपए में क्या करेगा, 600 रुपए में इंडस्ट्रियल वस्तुएं या सेवाओं को प्राप्त करेगा, और इंडस्ट्रियल वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करेगा तो हमारा देश एक तरह से विकसित देश की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। तो अगर हम देखें तो यह नियम सरकारी योजनाओं में लागू किया जा सकता है, जैसे खाद्य सब्सिडी और गरीबी रेखा एंजल के नियम को बताता है कि खाद्य सब्सिडी से गरीब वर्ग को खाद्य खर्च कम किया जा सकता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। और उपभोक्तावादी मॉडल को भी रिप्रेजेंट करता है। सरकारें और नीति निर्माता उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर नीति विकसित कर सकते हैं जिसमें यह समझा जा सकता है कि उच्च आय समूहों के लिए कौन से उत्पादों की मांग की जा रही है। ये भी सरकार के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि सरकार ये जान सकती है कि कौन सी वस्तुओं की मांग किया जा सकता है उपभोक्ता। व्यापारिक रणनीति के रूप में उपभोक्ता खर्च का विश्लेषण करके हम लोग क्या है उपभोक्ता के खर्च पैटर्न को समझने के लिए करते हैं, ताकि वे अपनी प्रोडक्ट पंक्तियों और मूल्य निर्धारण नीतियों को उपभोक्ता की आय और व्यय की आदतों के अनुरूप अनुकूल कर सके। इस व्यवहार को भी रिप्रेजेंट करता है ये, और इस व्यवहार को भी रिप्रेजेंट करते हुए चीजों को लेकर आता है। ठीक है, आय वर्गीकरण के रूप में कंपनियों को उपभोक्ता वर्गीकरण करने में मदद करता है, ताकि विभिन्न आय वर्गों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट और विपणन रणनीतियां बनाई जा सके। इन सब व्यवहारों को रिप्रेजेंट करता है कौन, एंजल का नियम। तो आपको एंजल का नियम तो समझ में आ गया होगा कि एंजल का नियम क्या करता है कि उपभोक्ता के खर्च व्यवहार को देखता है, और खर्च व्यवहार से अर्थव्यवस्था में विकास को भी हम जज कर लेते हैं। सरकार की योजनाओं को लागू करने में भी मदद मिल जाएगा, हमारा एक तरह से व्यापारिक रणनीति बनाने में भी मदद मिल जाएगी। जब खर्च व्यवहार का अगर विश्लेषण कर लेंगे तो बड़े आराम से एक तरह से हम चीजों को रिप्रेजेंट कर ले जाएंगे। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ऐसा नहीं है ये 100% फिट हो जाएगा।
एंजल का नियम, जो एंजल का नियम कह रहा है वो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% फिट हो जाएगा, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं और उन सीमाओं को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे सांस्कृतिक विभिन्नताएं। अब हमने खर्च व्यवहार देख रहे हैं क्या कि किसी देश में खर्च व्यवहार किस प्रकार का है उसका हम विश्लेषण कृषि के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नताएं और भोजन सबके यहाँ अलग अलग है। भोजन सबके यहाँ अलग अलग है। हमने खाद्यान्न वस्तुओं को तो शिफ्ट कर दिया क्या अदर चीजों के संदर्भ में, अदर चीजों के संदर्भ में मैंने शिफ्ट कर दिया। खाद्यान्न वस्तुओं के पोषक युक्त अगर आप ले लेते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अलग अलग देशों के खाद्यान्न के भोजन में अंतर है और ये नियम हो सकता है कि वहां पर पूरी तरीके से कारगर ना हो। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिकताएं अलग हैं और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, शहरीकरण आ रहा है, तो शहरीकरण आने से, ग्लोबलाइजेशन आने से लोगों के उपभोक्ता के व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है। आप उपभोग पैटर्न दिन पर दिन बदल रहा है और उस उपभोग पैटर्न को बराबर जज करना बड़ा मुश्किल है। उपभोग पैटर्न को बराबर जज करना बड़ा मुश्किल है। डेटा में भी जटिलता है कि आय का सही अनुमान और खर्च की वस्तुनिष्ठ जानकारी मिलाना बहुत कठिन है और गैर आवश्यक खाद्य पदार्थ कुछ विलासिता माने जा सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो वास्तव में क्या है, उनकी तरफ लोग शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे क्या, चाउमीन, बर्गर और ये सब चीजें खाना शुरू कर देते हैं, तो वो फ्लॉप हो गया नियम। हमें लगा क्या कि लोग एक तरह से अपने खाद्यान्न में कमी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो खाद्यान्न की दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उस समय प्रॉब्लम आ गई इसमें। तो कुछ इसमें चुनौतियां भी हैं, सांस्कृतिक विविधता, परिवर्तनशील उपभोक्ता प्राथमिकता, डेटा की जटिलता, गैर आवश्यक खाद्य पदार्थ के रूप में। अब देख लेते हैं हम हमारे जो है क्या क्या, जो मैं आपके क्वेश्चन है उन पर ध्यान दे लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कुछ कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। एंजल वक्र आवश्यक वस्तुओं के लिए ऊपर की ओर ढलान होता है, जबकि आय में वृद्धि के साथ इसकी ढलान कम होती है। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है ये तो। अभी हमने देखा घटिया वस्तुओं के लिए एंजल वक्र ऋणात्मक ढलान वाला होता है, जो वास्तव में वृद्धि के साथ मांग में कमी को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है ये भी, अभी देखा मैंने, ठीक है। विलासिता की वस्तुओं के एंजल वक्र में आय लोच इकाई से कम होती है, इकाई से अधिक होती है। विलासिता के खाद्यान्न वस्तुओं में आय से कम होती है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया, अर्थात 1 और 2 इसका सही जवाब होगा। याद रखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा, 1 और 2 इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। एंजल का वक्र का विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किस नीतिगत निर्णय को सूचित करने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है, ठीक है। एंजल का वक्र विश्लेषण का उपयोग किसके लिए, एक तरह से ब्याज दरों के निर्धारण, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पात्रता निर्धारण करने में एक रोल अदा कर सकता है कौन, एंजल का नियम, ठीक है। तो ये वास्तव में विश्लेषण का उपयोग करते हुए हम लोग एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, कि भैया क्या एक तरह से लोगों की डिमांड है, किस पर बेस्ड होकर चीजों को परिवर्तन किया जा सकता है। खुली अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों के लिए एंजल वक्र की तुलना करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रासंगिक है। ये एक तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा वक्र सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय में अंतर, बिल्कुल ठीक बात है। विभिन्न खुली अर्थव्यवस्था है तो एंजल वक्र की तुलना करते समय हमें देखना पड़ेगा कि भैया वहां की प्रति व्यक्ति आय क्या है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है, बिल्कुल ठीक है। एंजल वक्र से विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक चीजें पता चल जाती है। सांस्कृतिक प्राथमिकताएं ये विपरीत प्रभाव डालती हैं, निगेटिव इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने बताया विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्षिक कीमतें, ये भी डाल सकती हैं। जनसंख्या का आकार और संरचना, ये नहीं, ठीक। आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य एंजल के नियम के अपवाद को प्रतिनिधित्व कर सकता है। एंजल के नियम का अपवाद पूछा गया है, क्या होगा, ठीक है।
एक विकासशील अर्थव्यवस्था जहां आय में वृद्धि के साथ अनाज जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं के प्रति खपत स्थिर रहती है, ये अपवाद नहीं हो सकता, खपत कम हो जाती है, ठीक है। एक विकसित अर्थव्यवस्था जहां उच्च वर्ग के लोग जैविक और विशेष खाद्य पदार्थ पर अपनी आय का एक बढ़ता हुआ खर्च अनुपात खर्च करते हैं। यस, लोग हो सकता है क्या अपवाद आ सकता है कि लोग अपना खाद्यान्न का जो एक तरह से बदलाव करते हैं पैटर्न में, वो जैविक एक तरह से खाद्यान्न की तरफ चले जाएं या विशेष खाद्यान्न की तरफ चले जाएं, पोषक युक्त पदार्थों की तरफ चले जाएं। जैसे मान लेते हैं मेरी इनकम बढ़ी तो मैं जैविक खाद्य पदार्थों की तरफ चला गया, तो मेरी इनकम का एक हिस्सा अभी भी ज्यादा खर्च हो रहा है वहां, जबकि रूल क्या कहता है, जैसे मेरी इनकम बढ़ी तो मेरा खाद्यान्न का खर्चा कम हो जाएगा, नहीं बढ़ जाए, हो सकता है बढ़ सकता है, एक्सेप्शन के रूप में। क्यों? क्योंकि मैं वहां शिफ्ट हो गया, कहाँ? पोषक तत्वों की तरफ, पोषक तत्वों की तरफ या जैविक तत्वों की तरफ। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरह से पढ़ते हैं यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजल वक्र का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुप्रयोग एक तरह से दिया गया है, उत्पादन लागत का विश्लेषण करना, बाजार आपूर्ति का पूर्वानुमान लगाना, उपभोक्ता व्यवहार। भाई एंजल का नियम का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, उपभोक्ता के व्यवहार और मांग पैटर्न को समझने का एक व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सी होगा। विलासिता की वस्तुओं के लिए एंजल वक्र में आय की लोच कैसी होगी? एक से अधिक होगी, ये तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है, एक से अधिक होगी विलासिता की वस्तुओं के लिए, ठीक है, जिसका अर्थ है आय में 1% की वृद्धि के कारण मांग की गई मात्रा 1% से अधिक की वृद्धि होती है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, विलासिता की वस्तुएं पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हुए लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको दिमाग में लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है, एंजल के नियम के अनुसार जैसे जैसे एक परिवार की आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है। इसमें क्या है? घटता है, ठीक है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी भोजन पर खर्च का अनुपात घट जाएगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु की एंजल वक्र नीचे की ओर ढलान वाला है, ठीक है, नीचे की ओर ढलान वाला है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? फटाफट एक तरह से बताओ इसका, वो वस्तु क्या कहलाएगी? ढलान वाला है तो वो वस्तु घटिया वस्तु कहलाएगी। हमने यहां पर इस बात को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। ये वाला एक तरह से वस्तु कहलाएगी, हीन वस्तु या घटिया वस्तु के रूप में रिप्रेजेंट होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? नीचे की ओर है ना, एंजल वक्र का ढलान नीचे की ओर, ठीक। तो आंसर क्या हो गया? घटिया वस्तु के रूप में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एक सामान्य वस्तु के लिए एंजल वक्र, एक सामान्य वस्तु के लिए एंजल वक्र कैसे होगा? फटाफट बताना, एंजल वक्र सामान्य वस्तु के लिए कैसा होगा? अरे भाई ऊपर की ओर ढलान वाला, ऊपर की ओर ढलान वाला ही तो था सामान्य वस्तु के लिए। सामान्य वस्तु या आवश्यक वस्तु, यही है, ठीक है, ऊपर की ओर ढलान वाला होगा, ठीक है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ऊपर की ओर ढलान वाला हो, ठीक, बस मतलब जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है उस वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करता है, इसीलिए एंजल वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है यहां, ठीक है। बस हो गए सारे। ठीक, तो ये हमने आप लोगों से क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिसमें हमने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चंस थे उनको हमने एक तरह से आप लोगों के बीच में करा दिया है।
इसी तरीके से मैं पर डे एक क्लास लेकर आऊँगा जिसमें आपके क्वेश्चंस भी करा दूँगा और जितने भी टॉपिक हैं उनको धीरे-धीरे मैं कवर करते हुए चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।